Hello students, today we are doing a new topic, electric dipole in a uniform electric field. तो what will be happen with the dipole? अगर एक dipole को हम electric field में रखते हैं और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा कि एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू आर सेम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म. द गैप बिटवीन द ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सेम. जो गैप होगा सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में वो क्या होगा, सेम होगा. तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ये डायरेक्शंस होगी, एरो जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है, वैसे डायरेक्शंस होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पॉजिटिव टू नेगेटिव. डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव टू टुवर्ड्स नेगेटिव पॉइंट. तो इसमें बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल हमने प्लेस कर दिया. तो वी प्लेस ए डाइपोल. एक डाइपोल हमने रखा ए बी, ए और बी. ए के ऊपर जो चार्ज है वो माइनस क्यू और बी के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है हमारे पास है प्लस क्यू. ओके, तो जब भी एक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डाइपोल जो है वो टर्न करना स्टार्ट कर देगा. कैसे टर्न करेगा, कैसे रोटेट करेगा, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ई. चार्ज कितना है क्यू. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो फोर्स की वैल्यू होगी तो वो हमारे पास होगी, जैसे हमने पढ़ा है कि E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, देन एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू में ई. ये वैल्यू होगी हमारे पास. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो फोर्स भी क्या होगी हमारे पास वेक्टर. मैग्नीट्यूड की बात करते तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है. तो इसके केस में जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी. ठीक है, एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई. ओके, ये पॉइंट के ऊपर. सिमिलरली जो बी पॉइंट हमारे पास है, बी पॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है प्लस क्यू. तो इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ये बनेगी. ठीक है, देन एफ इज इक्वल टू प्लस क्यू ई. तो डायरेक्शंस ऐसे कैसे बनी वो चीज अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो एंड है वो कौन सा है, पॉजिटिव. ये एंड कौन सा होगा हमारे पास, नेगेटिव. ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो डाइपोल का ये पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ. और ये जो नेगेटिव था ये किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ. तो डाइपोल अपने आप को रोटेट करना स्टार्ट कर देगा एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर. और क्या चीजें इसके अंदर पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर रोटेट करता है, तो यहाँ पे भी चार्ज जो फोर्स हमारे पास है वो नेगेटिव है. इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स है वो भी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव. तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई इज इक्वल टू 0. कि डाइपोल के ऊपर दो फोर्स लग रहे, दो एंड के ऊपर फोर्स लग रहे और दोनों फोर्सेस का जो नेट फोर्स हमारे पास है उसकी वैल्यू क्या है, 0. अब इन दोनों पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच का जो गैप है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शंस क्या होगी, अपोजिट. और दोनों के बीच के जो डायरेक्शंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा तो वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और जिसकी वजह से वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. मान लिया कि डाइपोल जो हमारे पास है वो एंगल थीटा फॉर्मेशन कर रहा है विद द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल इज 2a. तो यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम पॉइंट A एंड फ्रॉम पॉइंट B, C पॉइंट हमें मिला. यहां पे हम लिख सकते हैं कि AC इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या ड्रॉ किया हमने, जो AC हमारे पास है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे ध्यान से सुने इसी चीज को ही कि दो फोर्सेज है, दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है बट साइन क्या है, अपोजिट, जिसकी वजह से नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0. तो नेट फोर्स अगर 0 होता है उस कंडीशन में एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेज लगते हैं इन अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर, दे फॉर्म ए कपल. ठीक है, तो दोनों फोर्सेज क्या फॉर्म करेंगे, कपल. कपल बोल सकते हैं या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स. और मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है उसको हम लिखते हैं टॉर्क. तो टॉर्क कब बनता है और टॉर्क का काम क्या होगा, टॉर्क इज रोटेट द डाइपोल. और जो रोटेशन का डाइपोल होगा ये पॉजिटिव इस तरफ जाता है नेगेटिव की तरफ, ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव की तरफ आएगा. तो डाइपोल इज रोटेट इन द फील्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस. जो डाइपोल है उसको किस डायरेक्शंस के अंदर रोटेट कर देगा,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के अंदर। तो ये एंगल थीटा है, तो इनसाइड का ये एंगल भी कितना होगा हमारे पास थीटा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होता है ये भी हमें माइंड में रखना होता है। देखो ये जो फोर्स हमारे पास है प्लस क्यू ई, ये इस लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। ओके, और ये फोर्स है ये इसी लाइन के साथ भी कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। तो दोनों फोर्सेस के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हमारे पास है AC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब भी एक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वहां पे नेट फोर्स कितना होगा 0 होगा, वो मूवमेंट ऑफ फोर्स फॉर्म करेगा और डाइपोल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो ऐसा एक फोर्स जो डाइपोल को रोटेशन करते एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इट प्रोड्यूस ए टॉर्क। तो टॉर्क जो होगा हमारे पास उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की जो वैल्यू हमारे पास है आइदर ए फोर्स कोई भी हम ले सकते हैं क्यू ई और दोनों प्लस माइनस में से, तो कितना लिया हमने यहाँ पे क्यू ई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या है AC। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है ट्रायंगल ACB, तो इसमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज गिवन हमारे पास है AC अपॉन AB इज इक्वल टू साइन थीटा, देन AC इज इक्वल टू AB साइन थीटा। AB की जो वैल्यू वो किसके इक्वल है 2A इंटू में साइन थीटा AC। तो AC की वैल्यू अगर हमारे पास आगे वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना क्या रिजल्ट मिलेगा हमें QE इंटू में 2A साइन थीटा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था P इंटू में QA, Q इंटू में 2A इज इक्वल टू P के इक्वल, देन PE साइन थीटा। टॉर्क का सिंबल होगा टाउ। तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म हमारे पास यहाँ पे आ गई कि टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क, तो साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो टॉर्क के ऊपर वेक्टर का साइन P, क्रॉस का साइन होगा E। टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E के इक्वल। ये डाइपोल का हमारे पास फॉर्मूला आ गया जिसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा, और ये क्या करता है डाइपोल को रोटेट करता है परपेंडिकुलर पॉइंट के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के अंदर इसको रोटेट कर देता है। अब यहाँ पे केसेस आते हैं, स्पेशल केसेस। केस नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। पेपर के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही चीज पूछी जाती है, व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टेबल कंडीशन कब होगी और अनस्टेबल कंडीशन कब होती है, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, वो चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम यहाँ पे ले रहे हैं जब थीटा की वैल्यू हमारे पास कितना हो 0 डिग्री। थीटा 0 हो तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या बनेगा, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन 0 एंड साइन 0 इज 0, देन टॉर्क इज इक्वल टू 0। टॉर्क क्या होगा 0 होगा, तो इन दैट कंडीशन जो डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। टॉर्क की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0 होगी, तो मतलब स्टेशनरी पोजीशन पे होगा, रेस्ट पोजीशन पे होगा। और थीटा टॉर्क की वैल्यू 0 है, तो टॉर्क 0 तो मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये स्टेबल कंडीशन का फर्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो आती है तो उसके अंदर क्या होगा, जब टॉर्क जब डाइपोल को हम प्लेस करते हैं तो उस पॉइंट के अंदर क्या होगा वो चीजें। नाउ द सेकंड पॉइंट के अंदर है, अगर एक डाइपोल हमारे पास अगर थीटा की वैल्यू केस नंबर 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री है तो इन केस साइन 180 इज आल्सो 0, देन टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 180 डिग्री का मतलब क्या होगा कि डाइपोल इन अपोजिट डायरेक्शन, डाइपोल किस में होगा अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और क्या होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस के अपोजिट होगा। ठीक है, केस नंबर थर्ड केस के अंदर अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो देन साइन 90 इज 1। तो इन दैट कंडीशन टॉर्क इज इक्वल टू पी इज साइन 90 1। तो ये वैल्यू जो होगी हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू पी ई, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है टॉर्क की कि मैक्सिमम इतना टर्निंग इतना फोर्स के साथ एक डाइपोल को वो टर्न कर देगा जब वो डाइपोल किस में होगा, मैक्सिमम पोजीशंस के अंदर। तो ये चीज़ें हमारे पास आती है कि जब एक डाइपोल को अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि स्टेबल कंडीशन कब होगी, अनस्टेबल कब होगी और मैक्सिमम वैल्यू कब फॉर्मेशन करेंगे इसी के अंदर ही। इसी के अंदर ही दो पॉइंट आते हैं कि तो ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट था हमारे पास। अगर एक डाइपोल को हम प्लेस कर दें और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म के केसेस के अंदर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू है वो क्या करेगी, वेरी करेगी, चेंजेस होंगे। उस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिफरेंट होगा, E1 और E2 की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो मतलब F1 और F2 की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। इन दैट कंडीशन अगर फोर्सेस सेम होंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। तो जो डाइपोल है दे आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट कंडीशन। तो पहला हमारे पास केस क्या है इसके अंदर कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पार्टिकल्स अगर हमारे पास होगा इसी पार्ट के अंदर कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस केस के अंदर क्या होगा। तो पहला केसेस में यहाँ पे लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, फील्ड इज इंक्रीजिंग अलोंग P। तो पहला केस हमने यहाँ पे लेते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है अलोंग P के अंदर, तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट फोर्स होगा उसके अंदर। तो यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं कह सकते, इस पार्ट के अंदर हमारे पास नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो टॉर्क जो बनेगा हमारे पास वो बनेगा P ई साइन थीटा। ठीक है, अलोंग द डायरेक्शंस बोल रहे तो अलोंग द डायरेक्शंस का मतलब कितना होगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, साइन जीरो होगा, तो टॉर्क की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। जब भी हम उसको किस में रखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो केसेस के अंदर हमारे पास ये बनेगा इस पार्ट के अंदर। तो P जो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ E के अंदर। ठीक है, सेकंड केस के अंदर कहते हैं कि फील्ड इज डिक्रीजिंग अलोंग P। अगर फील्ड डिक्रीज हो रहा है अलोंग P के अंदर, फॉर्मेशन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कब होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कब होता है। ठीक है, अगर लाइंस के बीच का जो गैप अगर वो कम हो जाए, ठीक है, तो गैप कम हो गया तो मतलब R की वैल्यू कम होगी, R की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारे पास, इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर ये गैप हम कम कर दे तो कुछ इस प्रकार से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, इस प्रकार से अगर लाइन ड्रॉ कर दे तो आप लोग देख पाओगे, अगर मैं ये लाइन से ड्रॉ करता हूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर और इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो गैप है वो क्या है, डिफरेंट गैप है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अलोंग द डायरेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, डाइपोल जो है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज हो, तो अगर डाइपोल को हम ऐसे प्लेस कर दें, ठीक है, तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो इस पॉइंट के अंदर ये पार्टिकल्स हमारे पास होगा। सेकेंड केस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग अलोंग P। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास लाइन कुछ इस प्रकार से है। नॉन यूनिफॉर्म है तो ये डायरेक्शंस हमारे पास बने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये डायरेक्शंस होगी, इंडिकेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाइपोल अगर हम रख देते हैं तो ये माइनस क्यू और ये कौन सा होगा हमारे पास, प्लस क्यू चार्ज होगा।
तो ये केसेस कब बनता है, किस पॉइंट के ऊपर बनेगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ P। अगर डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन में नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर होगा। क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर। तो अगर अपोजिट डायरेक्शंस होगी तो उस कंडीशन के अंदर नेट फोर्स, नेट टॉर्क की हम बात करें, नेट टॉर्क क्या होगा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 0, और P इज अलोंग टू E के अंदर। ठीक है, तो P भी क्या होगा हमारे पास अलोंग द डायरेक्शंस के अंदर होगा, अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर होगा। तो ये केसेस इसके अंदर फॉर्मेशन होते हैं हमारे पास, जब भी अगर एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का केसेस जो होता है वो कभी कभी पूछा जाता है पेपर के अंदर, लेकिन ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आप इस पार्ट को करें, न्यूमेरिकल्स पार्ट नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।